तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी जब हमने इंडिपेंडेंस को अचीव किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा वीडियो, ठीक है। और आपको चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। पूरा वीडियो देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि हम फेमिलियर होंगे विद द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1947 में, कि किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी जो 1947 में पूरी इंडिया ही हमारी इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है, फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनी। द ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लेड टू द अंडर डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स रहे जो स्टैग्नेशन इंडियन इकोनॉमी में लाए, ठीक है। So India is a pivot of our empire. If the empire loses any other part of its dominion, we can survive. But if we lose India, the sun of our empire will have set. ये विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस ने कहा था ये स्टेटमेंट, जो कि वाइसराय थे ब्रिटिश इंडिया के इन 1894। यानी कि इन्होंने कहा कि इंडिया जो है हमारी एम्पायर का एक पाइवट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारा एम्पायर लॉस करता है तब भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, वी कैन सर्वाइव। बट अगर अब हमने इंडिया लूज कर दिया और अदर डोमिनियंस को अगर हम लूज करते हैं तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। बट अगर हमने इंडिया डोमिनियन को लॉस कर दिया तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली हारेंगे। सो इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है इस बुक का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो ये है कि ये आपको फेमिलियराइज करना चाहता है बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, किस तरीके से जो बेसिक फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के और किस तरीके से ये अब जाके डेवलप हुआ है in the aftermath of independence. So, it is equally important to know something about the country's economic past even as you learn about its present state and future prospects. मे बी आपको पता हो कि इंडियन इकोनॉमी कंडीशन अभी क्या है, थोड़े पहले क्या थी, बट आपको ये भी जानना जरूरी है कि इंडियन इकोनॉमी कंडीशन पहले के टाइम पे जब हमारी इंडिपेंडेंट हुई था इंडिया तब क्या थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये हमें ये ध्यान रखने में हेल्प करेगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम किस तरीके से उस पर बिहेव करें। So let us look at the state of Indian economy prior to the country's independence. ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, चलिए वो समझते हैं। एंड फ्रॉम एन आइडिया ऑफ द वेरियस कंसिडरेशन दैट शेप्ड इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। और ऑल्सो ऐसी क्या क्या कंडीशन रही कि जिससे इंडिया की जो पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज थी वो बनी। यानी कि सरकार ने क्या फैसले लिए जो इंडिपेंडेंस के बाद लिए ताकि इंडियन इकोनॉमी जो है इम्प्रूव हो पाए। तो इससे भी काफी हम हद तक फैमिलियराइज हो पाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है जो इंडियन का वो प्रेजेंट डे इकोनॉमी का, ये नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग, इट हैज रूट्स स्टीप्ड इन द हिस्ट्री, particularly in the period when history India was under the British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally got independence on 15th of August 1947। यानी कि इंडिया की कंडीशन सिर्फ अभी के सिनेरियोस पे मैटर नहीं करती, ये मैटर करती है जब हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था, जब हमारा मतलब इंडिया जो ब्रिटिश के अंदर था, कॉलोनी था, तब ब्रिटिशर्स ने हमें किस तरीके से ट्रीट किया, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी किस तरीके से रन करती थी, ठीक है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। देखो, जो सोल पर्पस है इस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का इंडिया में वो टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो जानते हैं हम कि हमारा जो इंडिया था वो काफी फेमस था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पूरे वर्ल्ड में मशहूर थी, ठीक है। और हमारा जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग था क्लोथ का वो भी काफी ज्यादा मशहूर था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमें सोल पर्पस उनका ये था कि उन्होंने हमें रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया और फिनिश्ड गुड्स का कंज्यूमर बना दिया। यानी कि वो हमारा रॉ मटेरियल पहले तो क्या था, वो यहाँ आए थे, यहाँ ट्रेड करने आए थे और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट था, हमारी जो स्पाइसेस थी, ये सब लेके जाते थे, ये सब ट्रेड करते थे। ठीक है, तो वो हमसे खरीदते थे डायरेक्टली, जो हमने बनाया मैन्युफैक्चर किया है। बट थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जब उन्होंने हमको एक कॉलोनी बना लिया अपना, तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए जो कि ब्रिटेन में थी, उन्होंने हमको एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया। यानी हम सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे उनको और उनके फिनिश गुड्स को कंज्यूम हम करेंगे। यानी कि जो ट्रेड का सरप्लस हमारे पास था वो ट्रेड डेफिसिट जाने लगा, बिकॉज अभी तक जो पैसा यहाँ इंडिया में आ रहा था, अब वो हमारा हमको फिनिश गुड्स बेच रहे थे, तो हमारा जो इंडिया का पैसा है वो उनके उनके पास जा रहा था। यानी हमारा जो ट्रेड था वो डेफिसिट होने लग गया। देखो किस तरीके से ऐसा हुआ, उनकी खुद की रैपिडली एक्सपेंडिंग जो इंडस्ट्रियल बेस था वो उसको प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया।
So, an understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 7.5 decades. ठीक है? तो ये जो उनका एक्सप्लॉइटेटिव नेचर था, ये दर्शाता है कि ये इनका रिलेशनशिप दर्शाता है कि किस तरीके से ये इंडियन इकोनॉमी को डेवलप उस तरीके से करना चाहते थे कि ये सपोर्ट कर पाए उनकी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, ठीक है? सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी इंडियन इकोनॉमी में थी वो थी लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। यानी कॉलोनियल रूल के अंदर, यानी ब्रिटिश ने हमें कॉलोनी बनाया था अपनी, ठीक है? उस रूल के अंदर क्या था, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो काफी लो लेवल की थी, ठीक है? और ये हमें कैसे पता चलता है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी? ये कुछ एस्टिमेट दिए थे हमारे इकोनॉमिस्ट ने, उस टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कुछ एस्टिमेट दिए थे कि किस तरीके से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है। तो इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है? कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी जो इंडिपेंडेंट थी, ठीक है? एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है काफी लोगों का, ज्यादातर लोगों का जो था एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। और कंट्री की इकोनॉमी वो जो थी वो वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से भी, ठीक है, उसमें एक होती थी। यानी एग्रीकल्चर तो था ही, उसके साथ साथ हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे भी काम करते थे। तो इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा फेमस थी। अगर हम बात करें इन द रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, वो ज्यादा काफी ज्यादा फेमस इंडस्ट्रीज थी वहां पे जूट की। इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन की बात करें, सिल्क टेक्सटाइल की बात करें, मेटल की बात करें, या प्रीशियस स्टोन वर्क्स की, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग एरियाज जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, अच्छे थे। दीज प्रोडक्ट्स इंजॉयड वर्ल्ड वाइड मार्केट ऑल्सो। हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, खरीदे जाते थे, ठीक है, लोग उनको खरीदते थे बिकॉज ऑफ हमारी खुद की रेपुटेशन, और हम जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज करते थे वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का था। और हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे वो भी बहुत अच्छे तरीके के कपड़े और इन तरीके के जो डिजाइन है वो क्रिएट करते थे। सो कह सकते हैं कि जो एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बंगाल के अंदर थी, ठीक है, यहाँ पे मसलिन जो था एक कॉटन टेक्सटाइल है, उसका ओरिजिन है बंगाल में, पर्टिकुलरली प्लेसेस इन अराउंड ढाका, ठीक है, जो बांग्लादेश का हिस्सा है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। वो पहले इंडिया का पार्ट होती थी जब इंडिया जो है पार्टीशन नहीं हुआ था। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे मसलिन जो था एक टाइप ऑफ कॉटन है, टेक्सटाइल है, जो कि काफी ज्यादा यूज होता था फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ। ऑल्सो Tekkei muslin has gained worldwide fame and as an executive type of cotton textile. डेक्कनी मसलिन, ठीक है, ये एक काफी ज्यादा फेमस मसलिन की वैरायटी थी जो काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड प्रचलन था इसका, और काफी लोग इसको पसंद करते थे। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वॉज कॉल्ड मलमल, ठीक है, और मलमल वॉज द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन, ठीक है। देखो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि परसुएड की थी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इन इंडिया में, वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री रेदर देन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इससे साफ पता चलता है कि वो अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी को ज्यादा फेवर करते थे, वो उसको डेवलप करना चाहते थे, और उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए वो इसी फेवर में लिए कि उनकी ब्रिटिश इकोनॉमी ज्यादा डेवलप हो रेदर देन इंडियन इकोनॉमी। वो इंडियन इकोनॉमी पे फोकस नहीं करते थे, इंडियन इकोनॉमी को वो एज अ मेयर सप्लायर की तरह यूज कर रहे थे। ये पॉलिसीज जो थी, सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इन्हीं पॉलिसीज ने एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर में चेंज लाया, जिससे हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, है ना। और एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन अच्छी होती थी उसको भी इन्होंने इस तरीके से रियून करा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी लेवल थी वो काफी ज्यादा नीचे आ चुकी थी, transforming the country into a supplier of raw materials and consumer of finished goods industrial products from Britain। यानी कि ये रॉ मटेरियल का सप्लायर, जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ से सिर्फ ये रॉ मटेरियल जो कि कॉटन है, ये सब सिर्फ टेक्सटाइल है, ये सारी जो यहाँ पे वैरायटी है प्लांट्स की, इनको ये रॉ मटेरियल की तरह यूज करते थे ताकि ये उसको लेके जा सकें ब्रिटेन में, और वहां पे अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन्होंने नई नई स्टैब्लिश करी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, उसके थ्रू ये इस तरीके से क्लोथ बनाए और उन क्लोथ्स को वर्ल्ड वाइड बेचे और इंडिया के अंदर भी बेचे। यानी हमारा ही सामान लेके तुम उसको नए तरीके से बना के हमें बेच रहे हो। यानी कि जो हम अभी तक खुद बना पा रहे थे
चीज़ें और हम अपनी इंडियन इकोनॉमी में बेच पा रहे थे और वर्ल्ड वाइड हमारी इतना लोग पसंद करते थे, उन्होंने बिल्कुल ही इसको ruin कर दिया। Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. ठीक है, उन्होंने कभी भी कोई ऐसा सिंसियर स्टेप लिया ही नहीं कि वो बस देख पाएँ कि क्या कहते हैं, हमारा नेशनल और पर कैपिटा इनकम जो है, वो किस तरीके से है और उसको एस्टिमेट किस तरीके से किया जाएगा, ये इन्होंने कभी कोई ऐसा स्टेप लिया ही नहीं। Some individual attempts which were made to measure such incomes yielding conflicting and inconsistent results. Also उन्होंने कुछ जो भी स्टेप्स लिए भी, तो उन्होंने इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स दिए, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। तो हमारे जो नोटेबल एस्टिमेटर्स थे, जो इंडिया के एस्टिमेटर्स थे, जिनका नाम है काफ़ी फ़ेमस हैं, दादाभाई नौरोजी, विलियम दिग्बाय, फिंडे शिराज, वीकेआरवी राव, ठीक है? देखिए, दादाभाई नौरोजी, विलियम दिग्बाय, फिंडे शिराज, वीकेआरवी राव, ठीक है? एंड आरसी देसाई। ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छे एस्टिमेट्स दिए थे कि किस तरीके से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, उस तरीके से हमारी पर कैपिटा इनकम है और नेशनल इनकम क्या है, ठीक है? तो राव जी थे, ठीक है? हमारे क्या कहते हैं दादाभाई नौरोजी और विलियम विगबाय, ये वीकेआरवी राव जो थे, उन्होंने एस्टिमेट दिया कि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वाज़ कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है? उन्होंने ऐसे एस्टिमेट दिए जो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे इन द कॉलोनियल पीरियड। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टडीज ये बताती है कि कंट्री की ग्रोथ जो थी एग्रीगेट लेवल रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज लेस देन 2%। यानी कि जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था वो लेस देन 2% था कंट्री का। ऑल्सो विद द मेयर हाफ परसेंटेज ग्रोथ पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर, और हाफ परसेंट यानी 0.5% की ग्रोथ पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर हो रही थी। ये बहुत ही लो है, यानी 2% से कम की हमारी जो है पर कैपिटा ग्रोथ, सॉरी क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में वाज लेस देन 2%। हमारी क्या एग्रीगेट रियल आउटपुट की जो ग्रोथ थी वो लेस देन 2% थी, इतनी कम थी। और हमारी पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर जो था वो 0.5% था पर ईयर। तो ये काफी लो लेवल ऑफ क्या कहते हैं एस्टिमेट्स शो करते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी में थे। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर थी वो फंडामेंटली एग्रेरियन ही थी। यानी ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। कभी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट इतने अच्छे से होने ही नहीं दिया ब्रिटेन ने यहाँ पे। 85% जो लोग थे कंट्री के, वो ज़्यादातर विलेजेस में रहते थे और अपना जो लाइवलीहुड है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही निकालते थे। यानी कि डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। देखो, कहते हैं कि 85% लोग जो थे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। डिस्पाइट दैट एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नॉट बूमिंग, ठीक है, उस एग्रीकल्चर सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है कि एक फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियर, वो डिस्क्राइब करते हैं 17th सेंचुरी बंगाल को। ये कहते हैं इट एक्सपोर्ट्स इन अबंडेंस, काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट्स करते थे ये लोग, कॉटन्स, सिल्क, राइस, शुगर, बटर का, और वो प्रोड्यूस करते थे एम्पली फॉर इट्स ओन कंजम्पशन, व्हीट, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, फूल्स, डक्स एंड गीस। यानी कि ये डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने कि किस तरीके से हमारा इंडिया जो है प्रॉस्पर था, ठीक है, ब्रिटेन के पहले। लेकिन ये जो स्टैग्नेशन आया था इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये कुछ पॉलिसीज जो हैं ब्रिटेन ने फॉलो की थी, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा स्टैग्नेशन, इतनी ज़्यादा रुकावट आ गई थी हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा लो थी, ठीक है? और एक्सपीरियंस जो किया कुछ ग्रोथ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ था, वो हुआ था बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज़ इन द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। यानी कि अगर हम कल्टीवेशन का एरिया बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा-सा ग्रोथ एक्स्ट्रा होगा क्योंकि हम ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं ग्रोथ में। बट जो एक्जिस्टिंग लैंड थी वहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई, डेटेरियोरेट कर रही थी, वो बहुत इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। This stagnation of the agricultural sector was caused mainly because of the various systems of land settlement that were introduced by the colonial government. ठीक है, ये कंडीशन थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और पहला रीजन कह सकते हैं कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे, वो काफी ज्यादा हार्श था, एक्सप्लॉइटेटिव था, ठीक है। उसकी वजह से जो है ये सेक्टर काफी ज्यादा डिटोरिएट कर रहा था, ठीक है। लाइक जमींदारी सिस्टम,
जो ब्रिटिशर्स ज़मींदारी सिस्टम फ़ॉलो करते थे, जहाँ पे व्हिच वाज़ इम्प्लीमेंटेड इन द देन बंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया, प्रेज़ेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स। लाइक बंगाल प्रेसिडेंसी और ईस्टर्न स्टेट्स में उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सब जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे सब पे ये जो है फ़ॉलो करते थे ये वाली ज़मींदार पॉलिसी। यहाँ पे जो क्या होता है ना, जो प्रॉफिट मिलता था ना, प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द ज़मींदार्स इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर। यानी जो भी प्रॉफिट कल्टीवेटर क्रॉप को उगा के, बेच के कर रहा है, उसका ज़्यादातर जो प्रॉफिट का हिस्सा था वो चला जाता है ज़मींदार के पास। बिकॉज़ ऑफ दिस ज़मींदारी सिस्टम, ज़्यादातर प्रॉफिट का हिस्सा ज़मींदार के पास चला जाता था, ठीक है? और कंसिडरेबल नंबर ऑफ ज़मींदार्स थे एंड नॉट जस्ट द colonial government did nothing to improve the condition of the agriculture. Also, इन्होंने प्रॉफिट तो ले लिया, लेकिन कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ना ही टेक्नोलॉजी लाए कोई, ना ही कोई नई वैरायटी क्रॉप वो सीड्स लाए, यानी कुछ भी इम्प्रूवमेंट का कुछ स्कोप रखा ही नहीं। जो भी था यहाँ से सिर्फ प्रॉफिट लेते थे और उसमें खर्चा कुछ नहीं करते थे कि यार एग्रीकल्चर को भी थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं। नहीं, उसमें कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो कल्टीवेटर था उसके पास खुद के पैसे तो बचते नहीं थे, क्योंकि सारा प्रॉफिट ज़मींदार ले जाता था। और उसके अलावा उसके पास कोई ऐसा पैसा, मतलब ये इतना भी पैसा नहीं बचता था कि वो टेक्नोलॉजी ले पाए या कोई नया इंस्ट्रूमेंट ले पाए जिससे थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आए एग्रीकल्चर में, ठीक है? प्रोडक्टिविटी बढ़े। देखिए, द मेन इंटरेस्ट जो था ज़मींदार्स का वाज़ ओनली टू कलेक्ट द रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स। सिर्फ उनका मकसद क्या था कि रेंट कलेक्ट करो, और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो तो उससे उनको कोई मतलब नहीं था। दिस कॉज्ड इमेंस माइजरी एंड सोशल टेंशन्स अमंग द लेटर, यानी कल्टीवेटर्स के बीच में, कल्टीवेटर्स के अंदर सोशल टेंशन आई, माइजरी आई, ठीक है? माइजरी आई कि यार अब किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदारी अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड। ऑल्सो जमींदार को ये एटीट्यूड इसलिए अपनाना पड़ता था क्योंकि ब्रिटिश ने उनके ऊपर एक कंपलसरी सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट का पॉलिसी अप्लाई अप्लाई की थी। यानी कि उनको जमींदार को कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है कल्टीवेशन का, वो ब्रिटिशर्स को देना ही देना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उस साल प्रोडक्टिविटी हुई है कि नहीं, या अगर ड्रॉट आया है तो भी उनको उतना प्रोडक्ट प्रॉफिट देना ही पड़ता था। इसकी वजह से काफी जमींदार जो है परेशान भी हुए, ठीक है? और अगर आप जमींदार अगर उस टाइम पे पैसा नहीं देता था, ठीक है, तो उनको ज़मींदारी राइट्स जो उनको मिले हुए हैं, उनसे छीन लिए जाते थे और उनको ज़मींदार की पोज़ीशन से हटा दिया जाता था। तो ज़मींदार के ऊपर भी प्रेशर था कि उनको जो है इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है ब्रिटिशर्स को देना है। डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग अ स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड, ठीक है? फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू देना पड़ता था, और फॉलोइंग व्हिच द ज़मींदार वर टू लूज़ देयर राइट्स, यानी कि उसको अपने राइट्स को भी छोड़ना पड़ता था अगर वो प्रॉफिट नहीं दे पा रहा उतना। ठीक है? और लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी तो थी ही, मैंने बताया आपको। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी थी, यानी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी कि प्रॉपर क्रॉप्स को पानी मिल पाए, ठीक है? एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ तो करते ही नहीं थे कल्टीवेटर्स, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। ऑल एडेड टू द aggravating the plight of the farmers and contributed to the dismal of level of agricultural productivity। यानी इससे जो है कल्टीवेटर्स की, पीजेंट्स की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ी ही, कम नहीं हुई। और उससे क्या हुआ, लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा डिटोरिएट कर गई। देयर वाज ऑफ कोर्स some evidence of relatively higher yield of cash crops in certain years areas of the country due to the commercialization of agriculture। देखो, ये जो वर्ड है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स ने इंटेंशनली हमको कमर्शलाइज करने को बोला एग्रीकल्चर को। किस तरीके से, मतलब देखो, यानी अभी तक हम फूड क्रॉप्स को उगाते थे, कल्टीवेटर्स और फार्मर्स फूड क्रॉप्स को उगाते थे, और जिससे क्या होता था, फूड की सफिशिएंसी थी, यानी लोगों में फूड मिलता था प्रॉपरली। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को अपने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए कैश क्रॉप चाहिए थी, लाइक कॉटन, इंडिगो, ठीक है? और इसको हम खा तो सकते नहीं है, ये तो प्रॉपरली यूज होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स। तो ये क्या करते थे, अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करने के लिए और इनको प्रॉफिट कमाने के लिए, ये कल्टीवेटर्स को बोलते थे कि आप फूड क्रॉप्स की बजाय ये कैश क्रॉप्स उगाओ, लाइक इंडिगो या कॉटन। इससे क्या हुआ, जो फूड की प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई, क्योंकि फूड क्रॉप्स उगती नहीं थी। ऑल्सो जो भी फार्मर कैश क्रॉप को उगाता था उसको इंसेंटिव ज्यादा मिलता था। तो फार्मर्स को भी लगा कि हम लोग इंसेंटिव ज्यादा ले लेते हैं और
उसी पैसे से आगे बाजार में जाके, मार्केट में जाके फूड ग्रेन खरीद के ले लेंगे। बट अगर ऐसा सब फार्मर्स करने लग जाएंगे तो फूड ग्रेन्स कौन उगाएगा? यही प्रॉब्लम आई कि ज्यादातर फार्मर्स फूड ग्रेन्स ना उगा के कैश क्रॉप्स की तरफ चले गए, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया, ठीक है? और इससे क्या हुआ, काफी ज्यादा ड्रॉट्स की सिचुएशन भी बनी थी, ठीक है? 70-71 के टाइम पे अगर बात करें तो काफी ज्यादा ड्रॉट की सिचुएशन बनी थी। बट देखो, but this could hardly help farmers in improving their economic condition, as instead of producing food crops, now they were producing cash crops, which were to be ultimately used by the British industries back home. यानी कि फूड क्रॉप्स उगाते तो मे बी वो अपने पास रख सकते थे या खुद के कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते थे, बट उन्होंने कैश क्रॉप उगाई जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट देने में मदद करती, ना कि उनको। Despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil. यानी ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ स्टेप लिया ही नहीं, कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट किया ही नहीं, लाइक इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं टेरेसिंग में ताकि टेरिस बना पाए, मतलब सॉइल्स का एक तरीका होता है एग्रीकल्चर का, टेरिस फार्मिंग। फ्लड कंट्रोल के लिए कुछ नहीं किया, ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया, ना ही डीसेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। कभी कभी सॉइल जो है बहुत ज्यादा सलाइन हो जाती है, उसको डीसेलाइन करना पड़ता है, ठीक है? उसके लिए भी ब्रिटिशर्स ने कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं। While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, ठीक है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स ने कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ बढ़े बढ़े। A large section of teen and small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. तो ज्यादातर फार्मर्स के पास तो स्मॉल फार्मर्स थे, डिपेंडेंट थे वो लोग खाली उसी पे, ठीक है? और जमींदार पे डिपेंडेंट थे बिकॉज उनको वहीं से जो भी मिलता था, थोड़ा बहुत पैसा वहीं से मिलता था। तो उनके पास पैसा इतना था नहीं कि वो इन्वेस्ट कर पाएँ एग्रीकल्चर में, ठीक है? और ना ही कोई उनको इंसेंटिव मिला कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें। तो देखा हमने कि एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी बिकॉज़ ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट और ज़मींदारी सिस्टम, जो कि ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे, ठीक है? अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी और इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से डिटेरियोरेट किया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। हम कोई अच्छा इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट ही नहीं कर पाए अंडर द कॉलोनियल रूल। Even as the country's world famous handicraft industries declined, no corresponding modern industrial base was allowed to come up. और जैसे ही हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल जो बेस था वो डिक्लाइन हुआ, कोई ऐसा corresponding मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस आया नहीं जो कि उसको रिप्लेस कर पाए या इम्प्रूवमेंट ले पाए एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में। The primary motive of colonial government behind this policy of systematically deindustrializing India was twofold. या मैंने जैसे बताया, वो सिस्टमैटिकली इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते थे और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब यहाँ की इंडस्ट्रीज को खत्म करके इनको मेयर रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना था, ना कि फिनिश गुड्स का प्रोड्यूसर बनाना था। उनका बेसिक मोटिव ये था कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है उनको खत्म कर दो और उनकी जगह उनको हमारे जो गुड्स हम बना के देंगे वो उनको दो ताकि वो उसको खरीदें और जो प्रॉफिट है वो हमारे पास आए, जो सरप्लस है वो हमारे पास आए और यहाँ पे डेफिसिट हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसके पीछे उनका दो फोल्ड का मोटिव था जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। फर्स्ट, टू रिड्यूस इंडिया टू अ स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस इन ब्रिटेन। यानी पहला मोटिव था कि वो इंडस्ट्रियल बेस को सपोर्ट करें जो ब्रिटेन में है बाय सप्लाइंग देम रॉ मटेरियल्स। और सेकंड ये था कि टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ दोज इंडस्ट्रीज सो दैट देयर कंटिन्यूड एक्सपेंशन कुड बी एंश्योर्ड टू द मैक्सिमम एडवांटेज। और ऑल्सो यहाँ का अगर इंडस्ट्रीज खत्म कर दोगे तो हम लोगों को फिनिश गुड्स कहाँ से मिलेंगे? हम लोगों के पास फिनिश गुड्स रहेंगे ही नहीं बिकॉज यहाँ की इंडस्ट्रीज तो आपने खराब कर दी। तो हमको मजबूरी में ब्रिटेन वाली जो फिनिश गुड्स हैं वो खरीदने पड़ेंगे और ब्रिटेन यही चाहता था। ब्रिटेन को यही यही चीज चाहिए थी कि वो अपना जो टू फोल्ड मोटिव है उसको प्रमोट कर पाए, यानी हमको एक मेयर रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाए और हमको ही अपने हमारे रॉ मटेरियल से बनाए हुए फिनिश गुड्स हमको ही बेचे लाके, ठीक है? In the unfolding economic scenario,
The decline of indigenous handicraft industries created not only massive unemployment in India but also a new demand in the Indian consumer market. देखो, ये जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज का जो हमारा डिक्लाइन हुआ ना, इससे काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आया। ठीक है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आया और नई डिमांड भी आई कंज्यूमर की कि इंडियन कंज्यूमर मार्केट जो है डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, जो देखो ऑल्सो विच नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स। ठीक है, बिकॉज हमारी जो सप्लाई थी लोकल, अभी तक हम जो गुड्स बना पा रहे थे इंडस्ट्रीज के थ्रू, वो अब हम नहीं बना पा रहे, उसकी सप्लाई रुक गई है। तो उनकी जो डिमांड थी कि भैया हमें सामान ला के तो दो कहीं से, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज तो डेवलप खराब हो गई हैं, ब्रिटेन ने कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ काम ही नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो अर्ज थी मार्केट में, न्यू डिमांड थी, वो एक जनरेट होने लगी। This demand was profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain. और ये जो डिमांड थी इसको इन्होंने ब्रिटेन ने फुलफिल किस तरीके से किया, बाय इम्पोर्टिंग द इम्पोर्टिंग द फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स बन के आ रहे थे उनको इस मार्केट में देना चालू करा और यहाँ से उनकी सप्लाई पूरी करी। लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम क्या था ना, कि अभी तक हम सेल्फ सफिशिएंट थे, हम अपने इंडस्ट्रीज के थ्रू खुद फिनिश गुड्स बना पा रहे थे। बट अब ब्रिटेन ने हमारी हमको सेल्फ सफिशिएंट ना रह के हमको डिपेंडेंट बना दिया, हमको एक ऐसी कंट्री बना दी जो फिनिश गुड्स के लिए इंपोर्ट करेगी, ठीक है, ना कि एक्सपोर्ट करेगी। देखो, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, 1850s के बाद की बात करते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी स्लो। कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में आना स्टार्ट हुई, बट उनका जो प्रोग्रेस का रेट था वो काफी स्लो था। इनिशियली क्या हुआ, दिस डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू द सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। जो भी डेवलपमेंट हो रहा था वो सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स में हो रहा था, वो भी कुछ लिमिटेड एरियाज में। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड इन बाय इंडियंस वर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री जैसे कि नेमली द महाराष्ट्र में, गुजरात में। और जूट मिल्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे इन द बाय द फॉरेनर्स वर मेनली कंसंट्रेटेड इन द बंगाल। यानी जो कॉटन की इंडस्ट्रीज थी वो गुजरात और महाराष्ट्र में थोड़ा सा बूम ला आ रहा था, डोमिनेट कर रही थी। और जूट की जो इंडस्ट्रीज थी वो हमारा बंगाल के अंदर आ रही थी। ठीक है, इस मैप के थ्रू आप देखो कि जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है वो ये हमारा महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया यहाँ पे डोमिनेट कर रही थी, और जो जूट वाली है वो यहाँ पे बंगाल वाले एरिया में डोमिनेट कर रही थी। ठीक है, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से जो ये महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल थे, यही कुछ रीजन्स थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो हैं जूट और कॉटन की थोड़ा बहुत डोमिनेट कर रही थी। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने डोमिनेट करना यानी बिगेन कमिंग अप इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज जो थी हमारी वो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग के अंदर आना स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहली थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को भी कहते हैं। वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1907 के अंदर। टिस्को कंपनी जो थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि फर्स्ट कह सकते हैं कि जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आई, वो थी हमारी 1907 में। A few other industries भी आई, लाइक फील्ड्स ऑफ शुगर में, शुगर इंडस्ट्रीज डेवलप होना हुई, चालू हुई थोड़ा बहुत, सीमेंट में, पेपर में। ठीक है, आफ्टर द केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी 1914-15 के बाद से। However, there was hardly any capital good industries to help promote further industrialization in India. बट कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, यानी मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस बन जाए, यानी या बड़ी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें इन मशीनरीज में, ऐसा कोई स्टेप ब्रिटेन ने उठाया नहीं। ठीक है, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का कुछ भी उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो यहाँ पे। कैपिटल गुड इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन। ठीक है, तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे जो हेल्प करती है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स जो कि यूज कर सकते हैं फॉर द कंजम्पशन पर्पसेस। लाइक ऐसी गुड्स इंडस्ट्री, ऐसी गुड इंडस्ट्री जो ऐसा प्रोडक्ट बनाए, लाइक इंडस्ट्री है जो कि क्रिएट करती है कंप्यूटर के पार्ट्स जो कि फर्दर हेल्प करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर। यानी वो गुड इंडस्ट्रीज जो हेल्प करें डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि क्रिएट, जो कि हेल्प हो पाए, यानी जो कि यूज हो पाए इन इन बिल्डिंग एन अनदर प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको कहते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्री। The establishment of a few manufacturing units here and there were no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industries। और थोड़ा बहुत जो ये, ठीक है,
इम्प्रूवमेंट हो भी रहा था, ये इतना भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था कि जो हमारा पहले अच्छा खासा इंडस्ट्रियल बेस था उसको रिप्लेस कर पाए। Furthermore, the growth rate of the new industrial sector and its contribution to the gross domestic product and gross value added remained very small. ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल बेस ने काफ़ी ज़्यादा जो आ रहे थे थोड़े बहुत, इसने बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट मतलब क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट नहीं करा हमारी जीडीपी के इम्प्रूवमेंट में और जीवीए के इम्प्रूवमेंट, ठीक है? ना ही जीडीपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसमें ओवरऑल हम सारे गुड्स के जो मार्केट का प्राइस होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। ऑल्सो ग्रॉस वैल्यू एडेड में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। यानी पब्लिक सेक्टर के पास बहुत कम एरिया ऑफ ऑपरेशंस दिया उन्होंने कि वो कुछ करें। This sector remained confined only to railways, power generation, communication, ports and some other departmental undertaking. यानी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज में ही उनको कन्फाइंड रखा पब्लिक सेक्टर को, और इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाइक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में या अदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में आने नहीं दिया, उनको इस इंडस्ट्रीज में आने ही नहीं दिया कि वो हेल्प कर पाए इन इस्टेब्लिशिंग द इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है, तो अब हम आप बात करते हैं हमारे फॉरेन ट्रेड की, कि फॉरेन ट्रेड हमारे इंडिया में उस टाइम पे कैसा था। देखो, इंडिया हैज़ बीन एन इम्पोर्टिंग ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है हम इंडिया, ठीक है, एंशिएंट टाइम से, यानी फॉरेन रिलेशंस हमारे काफ़ी अच्छे हैं, और हमारा जो ट्रेड रूट था, ट्रेड हम जो करते थे फॉरेनर्स के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड था। But the restrictive policies of the commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of its foreign trade. हम पे टैरिफ लगा लगा के, हम पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा लगा के वो उन्होंने हमारे को, हमारे जो फॉरेन का रिलेशन था वो बिल्कुल बिगाड़ दिया। हम जो अच्छा खासा ट्रेड करते थे बिल्कुल बेकार कर दिया। इंडिया की फॉरेन ट्रेड का जो कंपोजिशन था, वॉल्यूम था, बिल्कुल डिक्रीज हो गया। इंडिया बिकेम एन exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. यानी सिर्फ हम रॉ मटेरियल के सप्लायर बन के रह गए, मेयर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया हमें। एंड एन इम्पोर्टेंट ऑफ importer of finished goods, consumer goods like cotton, silk and woolen clothes and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. वही चीज, यानी हमको सिर्फ मेयर रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया और हमको डिपेंडेंट कर दिया ऑन द इम्पोर्ट्स कमिंग फ्रॉम द ब्रिटेन। As a result, क्या हुआ? More than half of the India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with few other countries like China, Ceylon and Sri Lanka and Persia यानी ईरान। ज्यादातर ट्रेड जो है हम इंडिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इंडिया जो है ज्यादातर ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के साथ कर पाएगा और कुछ अदर कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका और ईरान, इन सब के साथ कर पाएगा। और जैसे ओपनिंग हुआ स्यूज कैनाल का इजिप्ट के अंदर जो था, ठीक है, फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियाज फॉरेन ट्रेड, बिकॉज अब उनको एक डायरेक्ट रूट मिल गया यहाँ के लिए, ठीक है, स्विस कैनाल के थ्रू वो डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर पाते इंडिया के साथ। तो इसके बाद उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दी, ठीक है, हमारे ऊपर। The most important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of large export surplus. ठीक है, the most important characteristic of India's foreign trade throughout the colonial period was generation of large export surplus, but this surplus came at huge cost to the country's economy. ठीक है, several essential commodities like food grains, clothes, ये सब वहाँ वहाँ उनके पास चले जाते थे, ठीक है, kerosene etc. were scarcely available in the domestic market because हम ज्यादातर रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देते थे। तो थोड़ा बहुत जो एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ भी था, यानी हम जो बाहर भेज रहे थे रॉ मटेरियल, उससे जो सरप्लस हुआ था, लेकिन वो किस कॉस्ट पे हुआ था? यानी कि हम जो बेसिक अमेनिटीज हमारे पास थी वो हमारे पास शॉर्टेज हो गई क्योंकि हमने उसको बाहर भेज दिया था। तो ये एक कह सकते हैं कॉस्ट थी हमने जो झेली ऑफ द एक्सपोर्ट सरप्लस, जो कि हमने थोड़ा बहुत अर्न किया था। This export surplus did not result in any flow of gold or silver to India. Rather, this was used to make payments for expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain. और ब्रिटेन ने इस प्रॉफिट को भी, इस सरप्लस को भी अपने लिए, अपने फायदे के लिए ही यूज किया। हमें कोई गोल्ड और सिल्वर का इन्फ्लो नहीं आया था इतना ज्यादा। जो भी पेमेंट्स आए थे वो उन्होंने अपने ही एक्सपेंसेस, जो कि ब्रिटेन में उनके ऑफिसेज हैं, उनके ऊपर खर्च करने में लगा दिए। एक्सपेंसेस जो कि वॉर में लगा दिए, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉट करती थी, और इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ऑल विच लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ।
और इसको कह सकते हैं कि ड्रेन, जो हमारी वेल्थ थी इंडिया की उसको ड्रेन करा, ठीक है, उसको बहा दिया ब्रिटेन ने, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वन सेकेंड गाइस, तो उन्होंने क्या कहते हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइजिंग द नेम। दादा भाई नौरोजी ने भी कॉन्सेप्ट दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, ठीक है, तो वो यहीं से निकल के आया ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। अब हम समझते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब कि यहाँ की पॉपुलेशन किस तरीके से थी, लाइफ बर्थ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या था, ये सब चीजें कहते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन, ठीक है। So various details about the population of British India were first collected through a census in 1881 और 1881 में पहली बार सेंसस हुआ था इंडिया में, जिसने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी वो हम समझते हैं। इट रिवील्ड द अनइवननेस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, इंडिया की अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ थी। देखो ये एक समझ लेते हैं, जो ट्रेड था स्यूज कैनाल के थ्रू हो रहा था, ये हमारा क्या कहते हैं स्यूज कैनाल है, ये देखो रेड सी के आगे जाके यहाँ पे इजिप्ट है और यहाँ पे स्विस कनाल है। स्विस कनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे था जो नॉर्थ साउथ अक्रॉस इस्टमस ऑफ स्यूज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट, ये इस्टमस ऑफ स्यूज से कनेक्ट करता था नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में। द canal provides a direct route for ships operating between European and American ports and ports located in South Asia, East Africa, ओशियनिया, बाय डूइंग अवे विद द नीड ऑफ सेल अराउंड द अफ्रीका। मतलब पहले हमें अफ्रीका के थ्रू सेल करके आना पड़ता था केप ऑफ गुड होप की तरफ, मतलब यहाँ से अगर आप आओगे तो यहाँ से पूरा, फिर यहाँ से इंडिया से कनेक्ट होता। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे सुएज कैनाल आया, यहाँ से डायरेक्टली ये इस तरीके से यहाँ से इंडिया से ही कनेक्ट हो पा रहे थे, यानी ये रूट जो है काफी ज्यादा शॉर्टर था और यहाँ से अमेरिकन और ब्रिटेन दोनों ही इंडिया से काफी अच्छे से कनेक्ट हो पाए थे। देखो हम बात करते हैं सेंसस की, जो कि डेमोग्राफिक कंडीशन को शो कर रहा था। तो हर 10 साल में सेंसस होता था, ठीक है। और 1921 के पहले इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी काफी ज्यादा जो ट्रांजिशन हुआ पॉपुलेशन में, ठीक है, वो 1921 के बाद देखा गया। द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921, 1921 के बाद जो है काफी कह सकते हैं ट्रांजिशन जो है स्टेज देखा गया। However, neither of the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. ठीक है, यानी कि ना ही पॉपुलेशन का ग्रोथ का रेट काफी ज्यादा हाई था, ठीक है, और ना ही टोटल पॉपुलेशन में कोई इंक्रीज हुआ, ना ही ग्रोथ रेट ज्यादा था, ना ही इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में ज्यादा। The various social development indicators, the various social development indicators were also not quite encouraging, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, ये जो होते हैं, ये सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छे नहीं थे, एनकरेजिंग नहीं थे। ओवरऑल लिटरेसी लेवल जो था वो लेस देन 16% था, 16% से भी कम था हमारा ओवरऑल लिटरेसी रेट। और फीमेल लिटरेसी लेवल वाज एट नेग्लिजिबल लो अबाउट 7%, फीमेल का लिटरेसी रेट 7% के अराउंड था, ठीक है। और ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% था, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा कम है। Public health facilities were either unavailable to large chunks of the population or when available were highly inadequate। देखो अगर कोई बीमार पड़ता है सबसे पहले उनको हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है, ठीक है, अपना इलाज कराना पड़ता है। बट अगर आपके पास पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है चीप कॉस्ट पे, तो आप किस तरीके से इलाज कराओगे? तो इस वजह से डेथ ज्यादा होती थी, लोग ज्यादा मरते थे, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटीज थी, लार्ज एरिया ऑफ पॉपुलेशन को, लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को अवेलेबल ही नहीं हो पाती थी। कंसिक्वेंटली जो एयर और वाटर बॉर्न डिजीजेस थी वो काफी ज्यादा स्प्रेड होती थी, ठीक है, और जिसने रैम्पेट ह्यूज टोल लिया ऑन द लाइफ, यानी काफी ज्यादा लोग इस क्या कहते हैं बीमारियों में मर जाते थे, डिजीज में मर जाते थे। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, यानी काफी ज्यादा लोगों की डेथ होती थी इन सब बीमारियों की वजह से। एंड इन दैट पर्टिकुलरली द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जो 1 साल से कम के बच्चे जो मरते हैं, यानी 1 साल पूरा होने से पहले ही वो जो बच्चे मर जाते हैं, वो रेट भी काफी ज्यादा हाई था, यानी 218 पर थाउजेंड इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 33 पर थाउजेंड। यानी उस टाइम पे अगर 1000 बर्थ हुआ है तो उसमें 218 बच्चे 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही वो उनकी डेथ हो जाएगी। और अभी का रेट देखा जाए तो 33 जो है बच्चे इस तरीके से डेथ होता है, यानी उस टाइम पे काफी ज्यादा क्वाइट अलार्मिंग जो था, ठीक है, ये था। ऑल्सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हम कितने साल तक जी सकते हैं, इसकी एक्सपेक्टेंसी जो थी वो सिर्फ 32 ईयर्स थी, बहुत ज्यादा कम थी, जो कि आज के टाइम पे देखा जाए तो 69 ईयर्स है। इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डेटा इट इज डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी एट दैट टाइम। रिलायबल डेटा था नहीं तो हम एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी भी मेजर नहीं कर पाते थे अच्छे से। But there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period,
which contributed to the worsening profile of India's population of the time. तो कंडीशन तो बुरी ही थी, एक्सट्रीमली बेकार थी, ठीक है? ठीक है? और यही रीज़न्स थे इतने क्या कहते हैं नेगेटिव सोशल इंडिकेटर्स के। अब हम बात करते हैं कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, यानी कितने लोग कौन-कौन से सेक्टर में काम करते थे। तो हमने ये बात की थी ज़्यादातर लोग तो 85% तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थे, ठीक है? और हम एक बार और देख लेते हैं कि ऑक्यूपेशनल सेक्टर क्या था और किस चीज़ से आगे बढ़ा। देखो ऑक्यूपेशनल सेक्टर की बात करें तो कॉलोनियल क्या कहते हैं the occupation structure of India that distribution of working persons across different industries and sectors showed a little sign of change. यानी कि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा ठीक है अच्छा नहीं था बट कुछ लिटिल सिग्निफिकेंट चेंज उसमें देखा गया। यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो अकाउंट करता था ठीक है लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स था, वहां पे ज्यादातर लोग वहीं काम करते थे, which usually remained at high at 70 to 75%, while the manufacturing and the service sector were accounted for only 10 and 15 to 20%। यानी एग्रीकल्चर में 70% के अराउंड मान लो, 10% के अराउंड मान लो मैन्युफैक्चरिंग में, और रिमेनिंग 15 और 20% जो है हमारा सर्विस सेक्टर में थे। देखो अनदर स्ट्राइकिंग एक्सपेक्ट क्या था कि रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन यानी कुछ हिस्से जो इंडिया के वो ग्रो कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे कि अगर पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें लाइक एरियाज ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, बंगाल, वहां पे जो है डिक्लाइन हुआ था डिपेंडेंस ऑन द वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट होकर इंडस्ट्रीज या सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे थे इन कुछ एरियाज में। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर विद कमेंसरेट इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे थे देयर हैड बीन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर के अंदर शेयर जो वर्कफोर्स था वो बढ़ा, लाइक एरियाज ऑफ उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। कह सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस अच्छे से नहीं डेवलप हुआ, सर्विस सेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। इस वजह से अभी भी जो ज्यादातर लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू थ्रू मतलब उसमें जाना चाह रहे थे। और अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे क्या किया, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट किया भी या नहीं। देखो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, ठीक है, एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप। ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे इन्होंने डेवलप किए थे, बट ये क्यों किए थे, ताकि ये अपना कम्युनिकेशन जो है अच्छे से स्टैब्लिश कर पाए। देखो अगर उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करना है तो डेफिनेटली रेलवेज की रिक्वायरमेंट होगी, और उसको क्या कहते हैं अपने ब्रिटेन में भेजना है तो पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन लाइंस बिछानी पड़ेंगी, टेलीग्राफ लाइंस बिछानी पड़ेंगी, ठीक है, और पोस्ट का डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि लेटर ट्रांसफर हो पाए। तो ये सब उन्होंने क्यों किया, इतना भी डेवलपमेंट क्यों किया, क्यों इतना डेवलपमेंट इन्होंने इसलिए किया ताकि खुद की फैसिलिटी हो पाए उनकी, ब्रिटिशर्स की, ना कि हम लोगों के लिए। बट कुछ फायदे हम देख सकते हैं कि इन सब डेवलपमेंट से हम लोगों को भी कुछ फायदे हुए। यानी कि जो हम लोग डिवाइडेड थे, काफी दूर दूर रहते थे, वो ज्यादा ठीक है, रेलवेज आने की वजह से हम लोग कनेक्ट फील करने लगे। यानी हम एक जगह से दूसरी जगह जो है बहुत ज़्यादा ईज़िली मूव कर पाते थे। इसीलिए नेशनलिज़्म जब क्या कहते हैं रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ था नेशनलिज़्म का इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया रेलवे ने। क्यों? और रेलवे लाइन्स ने, पोस्ट ने, टेलीग्राफ लाइन्स ने, क्योंकि हम लोग भी कनेक्ट हो पाते थे, हम लोग भी यूनाइट हो पाते थे। However, the real motive behind the development was not provide basic amenities to the people, but to serve various colonial interests। जैसे कि मैंने कहा अपने colonial interests के लिए उन्होंने ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप किया। Roads constructed in India prior to the advent of British rule were not fit for modern transport। क्योंकि पहले का जो रोड था वो काफी ज्यादा अच्छा नहीं था कि मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हो पाए। The roads that were built primarily served the purpose of mobilizing the army within India and drawing out of raw materials from countryside to the nearest railway station or the port। ऑल्सो जो रोड्स का डेवलपमेंट हुआ ताकि वो अपनी ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को काफी जल्दी भेज पाए किसी भी एरिया में जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मोबिलाइज करने के लिए आर्मी, और रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक या रेलवे स्टेशन तक पहुंचा पाए, इसलिए उनको रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई उन्होंने। There always remained an acute shortage of all weather roads to reach out to the rural area during the rainy season। ठीक है, ऑल वेदर रोड्स हमेशा से शॉर्टेज रही वहां पे, ठीक है, कि वो रेनी सीजन के अंदर कनेक्ट कर पाए। People mostly living in these areas suffered grievously during natural calamities and famines। और लोग ज्यादातर ठीक है काफी ज्यादा दिक्कतें झेलते थे
इन टर्म्स ऑफ रेनी सीजन और इन टर्म्स ऑफ फेमाइन्स, नेचुरल कैलामिटीज, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत होगी, कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी, तो जो मेडिसिन थी और फूड सप्लाईज थे वो इजिली पहुंच नहीं पाते थे, तो काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन 1850, और 1850 के अंदर फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने रेलवे इंट्रोड्यूस करी थी, एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस, और कह सकते हैं कि रेलवे जो था ब्रिटिशर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि कह सकते हैं कि इंडिया का जो रेलवे लाइन है अभी के टाइम पे वो मोस्ट एक्सटेंसिव रेलवे लाइन है इन द ओवरऑल वर्ल्ड। तो ये किसकी देन है? ये थोड़ी बहुत देन कह सकते हैं कि ये है हमारी ब्रिटिशर्स की। The railway affected the structure of the Indian economy in two important ways. One hand, it enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers. कह सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस इजी हो गया ट्रैवल करना, और जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर था वो खत्म हो गया, और अब लोग ज्यादातर एक दूसरे से मिल पाते थे, यूनाइट हो पाते थे। On the other hand, it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of village economies of the India. ठीक है, दूसरा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि रॉ मटेरियल का ट्रांसफर इजीली हो पाता था, और हमारा जो कमर्शियलाइजेशन था वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया, मतलब क्या कहते हैं, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, जिससे ब्रिटिशर्स को फायदा होता था, ना कि हम लोगों को। हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी थी विलेज इकोनॉमी की वो खत्म होने लग गई। The volume of India's exports undoubtedly expanded, but its benefits rarely accrued to the Indian people. ठीक है, the social benefits which the Indian people gained owing to the introduction of railways were the outweighed of the country's huge economic loss. ठीक है, तो ह्यूज इकोनॉमिक लॉस इंडिया को झेलना पड़ा, बियर करना पड़ा, इतनी लंबी कॉस्ट झेलनी पड़ी इंडिया को ऑफ क्रिएटिंग अ रेलवे लाइन क्रिएट करने के लिए इंडिया को बहुत ज्यादा कॉस्ट झेलनी पड़ी थी। ठीक है, ये देखो, ये फर्स्ट रेलवे लाइन थी जो कि बॉम्बे से थाने में स्टार्ट हुई थी इन 1854। ठीक है, जो एक कह सकते हैं प्रॉपर था, 1850 में तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पहला इंजन यहाँ पे, बट जो रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी वो बॉम्बे टू थाने हुई थी 1854 में। Okay, along with the development of roads and railways, the colonial dispensation also took measures for developing inland trade and sea lanes. उन्होंने inland trade, ठीक है, inland waterway trade के थ्रू भी उन्होंने help करा, ठीक है, काफी ज्यादा। These measures were far from satisfactory. The inland waterways at times also provided uneconomical, as in the case of the coast canal on the Orissa coast. Though the canal was built at a huge cost to the government exchequer, yet it failed to compete with the railways. ठीक है, उन्होंने इनलैंड वाटरवे बनाया उड़ीसा के अंदर, ठीक है, ताकि इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो पाए गुड्स का, बट वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, यानी इतना ज्यादा ट्रेड नहीं हो पाता जितना रेलवेज के थ्रू हो पाता था। ठीक है, which soon transferred the region running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned। ठीक है, और काफी दिनों बाद उसको अबेंडन भी करना पड़ गया था उड़ीसा में जो इनलैंड वाटरवे था। The introduction of expensive systems of electric telegraph in India similarly served the purpose of maintaining law and order। Also जो इन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनाया था ताकि इजीली कम्युनिकेट कर पाए, वो ज्यादातर था एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिया को, ठीक है, और मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर। The postal services on the other hand, despite serving a useful public purpose, remained all through inadequate। और जो पोस्टल सर्विस था वो इनएडुकेट ही रहता था ज्यादातर टाइम पे। ठीक है, जो पब्लिक पर्पस यानी पब्लिक पर्पस के लिए बनाया गया था हमारी मनी यूज करके, बट वो रिमेंड इनएडुकेट था, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं था। तो इसी तरीके से हमने जो चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकल के आया। ठीक है, by the time India won its independence, the impact of 2 century-long British colonial rule was already showing on all aspects of the Indian economy। कह सकते हैं जब हम इंडिया आजाद हुई ब्रिटेन से, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी पे जो असर हुआ था वो दिखने लग गया था, कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था हर सेक्टर पे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, या हमारे फॉरेन ट्रेड की बात करो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करो, सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स जो थे बहुत ज्यादा डिटोरिएट कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया था। Agriculture sectors were already saddled with surplus labor and extremely low productivity। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर was crying for modernization, diversification, capacity building and increased public investment। ना तो मॉडर्नाइजेशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ना तो डाइवर्सिफिकेशन था, ना ही पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, फॉरेन ट्रेड वाज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में हुआ था उसको फीड करने के लिए हमारी तरफ से रॉ मटेरियल जाता था, हमारा फॉरेन ट्रेड तो बिल्कुल बर्बाद था। Infrastructure facilities, including the framed Indian railway network, need upgradation, expansion and public orientation। और जो रेलवे लाइंस थी भी, उसको भी एक्सपेंशन की जरूरत थी, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी, उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। प्रेवलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी जो थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी, ठीक है,
वो दिख सकता था, बहुत अच्छे से दिख रहा था इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन उस टाइम। इन अ नटशेल, द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर कंट्री वर एनॉर्मस। सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो कंट्री फेस कर रही थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनॉर्मस थे, बहुत ज़्यादा हाई थे। तो इसी तरीके से हमने ये वाला चैप्टर जो है काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करा, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का हमने डिस्कस करा, ठीक है? और हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में होंगे वो डेफिनिटली हम एक वीडियो बनाएँगे और उसमें हम कवर करेंगे बाय वन। और हम इसके इंडियन इकोनॉमी के हर एक चैप्टर को भी कवर करेंगे। अलोंग विद दैट हम माइक्रो और सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो थी वो भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे साथ-साथ। तो वीडियो ना आपको आप देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है? तो इसी तरीके से हम आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।